1xBet के साथ अपने अवसरों को 2 गुना करें। आप हमेशा एक कदम आगे हैं। आप हमारे साथ मिलकर अपनी श्रेष्ठता महसूस करते हैं। 1xBet स्पोर्ट्स बैटिंग कंपनी। अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश जानलेवा है। तंबाकू आज ही छोड़ें। मदद के लिए कॉल करें 1800-112356। मेरे पति 18 साल की उम्र से खैनी खाया करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इससे हमारी जिंदगी पर इतना बुरा असर पड़ेगा। उन्हें कैंसर नाम की खतरनाक बीमारी हो गई है। हमारे घर में कमाने वाले वो अकेले हैं। मुझे नींद नहीं आती ये सोचकर कि भविष्य में हमारा क्या होगा। खैनी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला परिवार तबाह करते हैं। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। Any ticket checker here? Hey! How dare he enters here? वैसे ही जैसे तुम सब इस देश के अंदर घुसाए हो। सांप से बदतमीजी करता? चलो बाहर निकलो। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जिनमें नायकों को फर्स्ट क्लास के डब्बों से बाहर निकाला गया था। पर ये कहानी उस महात्मा की नहीं है। अरे सुनो, ओ भाऊ, ये डिब्बा खाली है, सब आ जाओ। अरे जब ये देश हमारा है, भूमि हमारी है, ये आकाश वायु सब हमारा है, तो ये रेल और इस रेल का डब्बा भी हमारा हुआ ना। बाहर निकलो, मेरे कहा बाहर निकलो। बाहर तो तब निकलेंगे जब तेरे गोरे मालिक इस देश से बाहर निकलेंगे। तुझे अंग्रेजों की ताकत मालूम नहीं? ताकत तो जनमत की होती है। जिस दिन इस राष्ट्र का जनमत एक तरफ हो जाएगा ना, ये ब्रिटिश सरकार भी दुम दबा के यहाँ से भाग निकलेगी। हटो ऐसे। कौन है बाबूजी? आपके जैसा ही एक आम हिंदुस्तानी।
केशव बलिराम हेडगेवार। ये कहानी है उस विचार की जिसे कई वर्षों में कई बार मिटाने की कोशिश की गई, पर हर बार वो और शक्तिशाली होकर लौटा। ये कहानी है उन निस्वार्थ सपूतों की जिन्होंने त्याग चुना और खुद को राष्ट्र को अर्पित कर दिया, और उन सबके त्याग की आग में रचा विश्व का सबसे विशाल स्वयंसेवी संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मां साहेब, आप ही से तो हमने रामायण और महाभारत का महाकाव्य सुना था। जब राम और कृष्ण ने कभी इस भगवे ध्वज को झुकने नहीं दिया, तो हम उसका अपमान कैसे सहें? तो जाओ, मुगलों का हरा झंडा हटाकर वहां पे भगवा लहराओ। जो आज्ञा मां साहेब। और कोंढना ही क्यों, अब हर गढ़ के माथे पर भगवा ही लहराएगा। बाबा, शिवाजी महाराज को भगवा से इतना प्यार था? भगवा वो ध्वज है जिसके तले शिवाजी महाराज ने सारे हिंदुओं को एक किया था और मुगलों को धूल चटा दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की सूरज निकला आंगन में घर के, फैला है उजियारा। ये लो माँ, अब हर घर के माथे पर भगवा ही लहराएगा। कल तलक था सूखा जीवन, मिल गई धारा। ख्वाबों की उंगली पकड़ के आगे आगे चल, अपने सींचे आने वाला कल। धरती माँ तुझको है प्यारी, माँ को तू प्यारा। सूरज निकला आंगन में घर के, फैला है उजियारा। कल तलक था सूखा जीवन, मिल गई धारा। किस खुशी में? गुड़ी पड़वा भी है और हमारे केशव का जन्मदिन भी। अरे वाह! और अंग्रेजी स्कूल में दाखिला कर दिया है। एक तो बाबू अफसर बने। बचपन की पगडंडी छूट रही है पीछे, नई नवेली राहें हैं पैरों के नीचे। ना रुका है ना रुकेगा तू समय जैसा, आने वाले दौर की डोर तुझको खींचे, डोर तुझको खींचे। केशव, क्या हुआ? विक्टोरिया के नाम पे लड्डू दिया स्कूल में। अच्छा, कैसा लगा लड्डू? तेरे जैसा एक तू है, होगा न दोबारा। सूरज निकला आंगन में घर के, फैला है उजियारा। अरे वाह, लड्डू फेंक दिया। शेर का पट्टा है वो। केशव हेडगेवार नाम है उसका। वेद पाठी ब्राह्मण कुटुंब से है, पर मल्ल विद्या और कुश्ती में भी प्रवीण है। सुरंग खोदती? हाँ, वाह! सीता बर्डी किले से अंग्रेजों का झंडा निकालने के लिए। गनीमी युद्ध नीति कहते हैं इसे, गोरिल्ला वॉरफेयर। और मैंने जब उससे कहा कि अभी पढ़ लिख लो, थोड़े बड़े हो जाओ, फिर इस क्रांति का बीड़ा उठाना, तो वो कहता है, मानता हूँ इस काम के लिए मैं छोटा हूँ मास्टर जी, पर आप तो बड़े हैं। जब आप बड़े कुछ नहीं कर रहे, तो हम बच्चों को ही कोई कदम उठाना पड़ेगा ना। अपने उम्र से काफी आगे की सोच रखता है ये लड़का। इस केशव को तो मिलना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, शहर में प्लेग तेजी से फैल रहा है, सब लोग शहर से बाहर चले जाएं। बेरहम वक्त की बारिश में सब बह गया,
गर्व हो इस मिट्टी को मुझ पे, ऐसा काम करूं, ऐसा काम करूं। इस वतन पे कुर्बा मेरा जीवन ये सारा। आग की तपिश सहने वाला ही लोहा तलवार बनता है। माता पिता के निधन के बाद नागपुर के प्रभावशाली नेता डॉक्टर B.S. मुंजे ने युवा केशव को अपनी छत्र छाया में लिया और यहीं से आरंभ हुई एक गौरवशाली यात्रा। ये संसार तुमसे सब कुछ छीन सकता है केशव, सिवाय बुद्धि और शिक्षा के। एक प्रखर स्वतंत्र सैनिक बनने के लिए 3 शक्तियां चाहिए: शारीरिक, राजनीतिक और बौद्धिक। शरीर तो तुम व्यायाम से मजबूत कर सकते हो और राजनीति तुम्हें ये बेरहम दुनिया मुफ्त में सिखा देगी, लेकिन बौद्धिक स्तर ऊंचा करने के लिए बड़ी परिश्रम करनी होगी और लोग तुमसे तभी जुड़ेंगे जब तुम्हारा बौद्धिक सामर्थ्य उनसे अधिक दिखने लगे। मतलब बौद्धिक नहीं तो लौकिक नहीं। खेल का तो बौद्धिक पार्ट समझ में आ गया। मतलब अगर मामूली प्यादे भी एक हो जाए तो सबसे बड़ी ताकत भी डगमगा उठती है। मतलब जब छोटे लोगों का जनमत एक होकर गरजता है तो क्वीन को मात दी जा सकती है। चेकमेट। वाह केशव, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझे भी मात देने लग गए। शाबाश। आखिर कितने वर्षों तक हम विजयादशमी को ये दिखावे का रावण वध करते रहेंगे? हम पर ये अनगिनत अत्याचार ढाने वाली गोरे सरकार भी क्या इस रावण का रूप नहीं? वहां बंगाल का विभाजन हो रहा है और यहाँ किसानों का सारा लगान लंदन भेजा जा रहा है। आखिर कब तक हम अपनी मातृभूमि को ऐसी बेड़ियों में उलझा हुआ देखेंगे? इस जालिम सरकार ने हथियारों के नाम पर हमारे हाथ में चक्कू, कैंची या उस्त्रे के सिवा कुछ नहीं छोड़ा है। तो क्यों ना आज हम सब मिलकर अपनी आवाज को ही हथियार बनाएं। इसी विजयदशमी से इस सरकार की दुष्ट नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाएं और लगाएं वही नारा जिसका बहिष्कार करने को कहा गया है। वंदे मातरम! वंदे मातरम! Sir, he call you Ravan. Ravan? Who's this Ravan? रावण सर, रावण, वो जो 10 heads वाला। सर, he also saying वंदे मातरम loudly. Who? Ravan? No, sir, not Ravan. Everybody shouting Vande Mataram, sir. And he talking about a weapon. What? And when he speak, everybody listen, everybody clap and shout Vande Mataram. Who is he? Sir, Mamuli student from Nagpur, sir. What's his name? Name Keshav Baliram Hedgewar. War? There's a war in his name itself. Make a file on him and send it to the Central Province Secretariat. A kid this rebellious will be a pain. From now on, I want to know everything this lad does. Sir. रिस्ले सर्कुलर के द्वारा वंदे मातरम कहने पर प्रतिबंध लगाया गया और शिक्षकों को देशभक्त छात्रों की शिकायत करने को कहा गया। एक विजयदशमी की छोटी सी सभा में वंदे मातरम गाकर उसने सिर्फ अपने गले की खराश को साफ किया था। बड़े मंच पर बड़ी गूंज करनी तो अभी बाकी थी। बच्चों, ये इंस्पेक्टर खान साहब है। लॉन्ग लिव द ब्रिटिश क्राउन, लॉन्ग लिव द क्वीन। मेरे साथ बोलो, लॉन्ग लिव द क्वीन। वंदे मातरम! वंदे मातरम! शट द स्कूल राइट नाउ। स्कूल में वंदे मातरम का विवाद भड़क चुका था। प्रशासन दबाव में था और अफसर तिलमिलाया हुआ। केशव और छात्र टस से मस नहीं हुए। आखिर अभिभावकों व शिक्षकों के बार बार समझाने पर बच्चों को स्कूल इंस्पेक्टर खान के सामने सिर हिलाकर क्षमा मांगने के लिए मनाया गया।
क्या हुआ? तुम क्षमा नहीं मांगोगे? क्षमा वो तो आपको मांगनी चाहिए। हिंदुस्तानी होते हुए आपने लॉन्ग लिव द ब्रिटिश क्राउन, लॉन्ग लिव द क्वीन बोला। क्रांति कीमत मांगती है केशव, पर तुम घबराओ नहीं। ये स्कूल नहीं तो कोई और सही, बस परीक्षा ही तो देनी है ना। अब यवतमाल नहीं, सीधे पुणे से दे देना। बस परीक्षा के लिए तैयार रहो। केशव ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा कलकत्ता के राष्ट्रीय विद्यापीठ की अमरावती शाखा से दी और सीधे अपने राष्ट्र संवर्धन के दैनिक कार्य में जुट गया। केशव, खुशखबरी, तुम्हारा कलकत्ता मेडिकल स्कूल में दाखिला हो गया है। सामान बांध लो। संभालो, तुम्हारी पूछ भी जा रही है कलकत्ता। आप भी संभल कर रहना। खबरी को चकमा देकर केशव जबलपुर की ट्रेन में चढ़ गया और अपने चाचा के पास कुछ दिन की छुट्टियां मनाकर पहुंचा उस शहर जिसे क्रांतिकारियों का गढ़ समझा जाता था। दादा, ये अनुशीलन समिति का मैदान है ना? जी हाँ। मुझे पुलिंदा से मिलना है। पढ़ाई के बाद सारा समय वो अनुशीलन समिति में बिताने लगा। इसी समिति का ही तो आकर्षण केशव को कलकत्ता तक खींच लाया था। सारे स्वतंत्र सैनिकों के लिए अनुशीलन समिति ही क्रांति की पाठशाला थी। केशव जल्दी ही समिति का एक परिपूर्ण और भरोसेमंद विद्यार्थी बन गया। रुक जा, तू मराठी आहेस ना? उस अफसर की बातों से केशव को समझ में आ गया कि उसका ऐसे आसानी से पहचान में आना उसकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए खतरा बन सकता है और उसकी गिरफ्तारी का कारण भी। केशव बातचीत और डील डॉल में मराठी से बंगाली बन गया। दादा, बंकिम चैटर्जी शरणी तक होता है। बंकिम क्या? ये पता नहीं है। मेडिकल की पढ़ाई के साथ केशव अनुशीलन समिति की भी कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहा था। यह अवसर अनुशीलन समिति बहुत कम युवाओं को देती थी और जल्द ही केशव भी उनका एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। আমি কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার গঙ্গার ধারে মা ভদ্রকালীর সামনে থেকে দেশে স্বতন্ত্রতার জন্য সব বলিদানের প্রতিজ্ঞা নিলাম। केशव अपने संचालन चातुर्य, लोक संग्रह और परिश्रम से सब मुसीबतों का डट कर सामना करता, चाहे वो गंगा सागर में हैजे की महामारी हो या वर्धमान में बाढ़ की हाहाकार। वो संगठन कुशल नेता के रूप में निखर रहा था। डॉक्टर जी, डॉक्टर जी, डॉक्टर जी, माँ ठीक हो गया। केशव को यहीं से एक नया नाम मिला, डॉक्टर जी। डिग्री मिलने के बाद कलकत्ता में ही रहने का प्लान है या बॉम्बे? नागपुर में सब इंतजार कर रहे हैं बोंधू। देश का कर्ज अदा करना है, शुरुआत वहीं से करनी है। बहुत काम है उधर। नागपुर में ऐलान कर दो, मेरा भाई घोड़ी पे चढ़ने वाला है। अरे तुझे चढ़ना है तो दोबारा घोड़ी चढ़ ले। मैं सूली चढ़ जाऊंगा मगर घोड़ी नहीं।
मुझे नहीं करना किसी और की लड़की का जीवन बर्बाद। ये क्या सिखा रहे हो आप केशव? अब तो डॉक्टर भी बन गए और काम भी तो शुरू होने वाला है। आबाजी कह रहे हैं कि बड़े अस्पताल की नौकरी खुद चलकर आई है विदेश से। वही नहीं, मेरी तो पहले से ही नौकरी लगी हुई है। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसीनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। पर अंग्रेजों ने उन्हें पहले से ही ब्लैकलिस्ट कर रखा था। आवेदन तो अस्वीकृत हुआ, लेकिन उन्होंने फिर एक योजना बनाई, अंग्रेजों को अंदर से लूटने की। खबर पक्की है नाना जी? बिल्कुल पक्की। कलकत्ता की ट्रेन से लग के ये डिब्बा आता है और यहाँ उसे अलग करके बॉम्बे जाने वाली ट्रेन में जोड़ दिया जाता है। जिसने ये खबर दी है मुझे उससे मिलना है। तैयारी में सबसे पहले खाकी कपड़ों का एक पूरा तागा चाहिए और एक दर्जी भी, एक लंबी सी घोड़ा गाड़ी और हाँ 6 हट्टे कट्टे मूंछों वाले और गंभीर सूरत वाले आदमी भी। अंग्रेजों की घोड़ा गाड़ी से पहले नाना जी आप अपनी घोड़ा गाड़ी से ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे। अंग्रेज सिपाहियों को पता चले उससे पहले ही उनकी आंखों के सामने हम ट्रेन को खाली कर देंगे और जब अंग्रेज अफसर की टोली हथियार लेने पहुंचेगी तब तक उनके हथियार उनके ही खिलाफ इस्तेमाल के लिए देश भर के क्रांतिकारियों में बांट दिए जाएंगे। और हाँ याद रहे, लूट में उपयोग की गई हर वस्तु को जलाना ना भूले, ठीक है? Only one man can dare to do this. Sir, God कसम, I sit outside. केशव snoring full night. अंग्रेजों को दोहरी मार पड़ रही थी। एक तरफ हथियारों की चोरी का घाव और दूसरी तरफ जर्मनों के साथ लंबा खिंचता विश्व युद्ध। युद्ध जितना बड़ा, ब्रिटिश साम्राज्य की सांसें उतनी ही भारी होती गई और यहाँ भी डॉक्टर जी की तीव्र और दूरदर्शी सोच ने भारत माता की सेवा के लिए एक और अवसर ढूंढ लिया। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा मुंजी जी। ब्रिटिश सैनिकों की आज भारत में ना के बराबर टुकड़ियां बची हैं। तुम समझ नहीं पा रहे हो। उसमें समझने का क्या है? आज अगर हमने भारत को आजाद घोषित कर दिया तो अंग्रेजों के बचे कुछ सैनिक हमारे सामने घुटने टेक देंगे। नहीं केशव, इससे आंतरिक युद्ध भी छिड़ सकता है। आजादी की जगह बर्बादी। अगर बड़े नेताओं का सहारा मिल गया तो गदर अंग्रेजी सेना के खिलाफ होगा। हो सकता है उनके सैनिक भी क्वीन से बगावत कर दें। बगावत के लिए चाहत, जरूरत और हिम्मत चाहिए। तीनों हमारे पास है। अब बस एक चीज चाहिए, बगावत के लिए बड़ों की इजाजत। तुम्हें भारत के सबसे कद्दावर नेता से मिलना चाहिए। उनके बुलाने पर देश के नौजवान सड़कों पर उतर आएंगे। डॉक्टर, अंग्रेजी हुकूमत बीमारी की तरह पूरे देश में फैल चुकी है। तुम्हें कुटे कुटे विद्रोह करना है। अंग्रेज हमारे ही लोगों को साथ में लेकर हमारा ही विद्रोह खत्म करने में माहिर है, जैसे 1857 में किया था। पर लोकमान्य, उस समय आप जैसा नेता नहीं था। ये अंग्रेज सारे बड़े नेताओं को जेल में डालकर चक्की पिसवाएंगे, कुछ को फांसी भी चढ़ा देंगे। बचेगा क्या? बिना नेताओं के नियंत्रण के तुम्हारा विद्रोह एक पल में समाप्त। डॉक्टर, हम और आप जिस हिंदू समाज के लिए लड़ रहे हैं ना, वो अब चेतनाहीन, ऊर्जाहीन बन चुका है। उसने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम को तो छोड़ो, राम और कृष्ण तक को भुला दिया है। बस कसाई के द्वार पे वो बंदी बकरियां जैसे होती है ना, मैं करती रहती है। और आज की मौत कल पर टल गई, इस बात पर खुश होता है। ऐसा समझ क्या बगावत करेगा? अगर आपको सचमुच देश को बचाना है तो पहले देशवासियों को जगाना होगा। मैं करूंगा लोकमान्य। देश निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण। शुभेच्छा। इसी सिद्धांत पर चलूंगा, सबको जोड़ूंगा। पर जोड़ोगे कैसे? सोच रहा हूँ एक ऐसे संगठन का निर्माण करूँ जो निस्वार्थ भाव से कार्य करे, सेवा और समर्पण के साथ देश हित में योगदान दे, बिना किसी अपेक्षा के। पर नया संगठन क्यों बनाना है? ये दल है ना। इस दल में मेरी दाल गलेगी या सपना दलदल की मिट्टी में मिल जाएगा?
कांग्रेस तो सारे राष्ट्र प्रेमियों की गंगा है और इसमें सब तरह की विचारधाराएं बहती हैं। गरम दल, नरम दल, यहाँ तक कि हिंदू महासभा के नेता भी इसमें शामिल हैं। मैं भी तो हूँ, फिर आप क्यों नहीं? पर गांधी जी तो बेसंबंध खिलाफत के दीवाने बन बैठे हैं। विवाद ठहरा अरबस्तान का और आंदोलन कर रहा हिंदुस्तान। अरे ये खिलाफत है या आफत? तो गांधी जी से बात करेंगे। इस बार कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में करने के लिए दबाव बनाते हैं और अधिवेशन के अध्यक्ष के तौर पर लोकमान्य तिलक जी को बुलाएंगे। मुंजे जी के आश्वासन पर डॉक्टर जी कांग्रेस में शामिल हो गए। नागपुर का अधिवेशन वास्तव में उनकी कसौटी थी और उन्होंने अपनी निगरानी में वो 2 विभाग लिए जिनमें स्वयंसेवी युवाओं की आवश्यकता पड़ने वाली थी, भोजन और निवास की व्यवस्था। उन्होंने 1200 स्वयंसेवकों को कांग्रेस में जोड़कर एक स्वयंसेवी दल बनाया। उसके लिए उनको गांव-गांव घूमकर 27 सभाएं करनी पड़ी थी। अधिवेशन का कार्य प्रगति में था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। तिलक जी नहीं तो आप कौन? तिलक जी के निधन के बाद कांग्रेस के नेतृत्व की कुर्सी खाली थी। मुंजे जी ने गहरी श्रद्धा के साथ महर्षि अरविंदो से निवेदन किया कि वे नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता स्वीकार करें, लेकिन तब तक महर्षि अरविंदो ने राजनीति का त्याग करके आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया था। उन्होंने ये प्रस्ताव शांत और विनम्र स्वर में अस्वीकार कर दिया। पौंडीचेरी से लौटकर डॉक्टर जी ने नागपुर अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर विजय राघवाचार्य अध्यक्ष बनकर आए। अधिवेशन में डॉक्टर जी ने संपूर्ण स्वराज और पूंजीवाद विरोध के प्रस्ताव रखे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इन प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टर जी निराश तो हुए, पर आयोजन को सफल बनाया। अधिवेशन में उपस्थित लोगों ने उनकी भोजन और निवास व्यवस्था की भरपूर प्रशंसा की। इसी अधिवेशन में डॉक्टर जी ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि एक आदर्श स्वयंसेवक कैसा नहीं होना चाहिए। आइए डॉक्टर जी, बापूजी आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते बापू, मैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। कहिए। बापू, मैं कुछ शंकाओं का समाधान करने आया हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो। ना कहिए। बापू, आप हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता को ही इतना प्राधान्य क्यों देते हैं? देश में और भी तो अल्पसंख्यक है, क्रिश्चियन है, पारसी है, यहूदी है। मैं मुसलमानों के दिल में देश के प्रति अपनेपन की भावना जगाना चाहता हूँ। आपने तो देखा ही होगा, आजकल वो लोग हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। पहले भी तो कर रहे थे। डॉक्टर जिन्ना, डॉक्टर अंसारी, हकीम अजमल खान जैसे कई लोग लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में काफी योगदान दे चुके हैं। बापू, मुझे डर है कि कहीं ये नई नीति उनमें दुराभिमान की भावना न बढ़ा दे। डॉक्टर जी के प्रश्नों का गांधी जी के पास कोई उत्तर नहीं था। फिर भी डॉक्टर जी एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह अपने वरिष्ठ नेता का मान रखते हुए उनके आंदोलन और विचारों को आगे बढ़ाते रहे। मेरे भाई और बहनों, गांधी जी ने वादा किया है कि 1 साल में हमें आजादी मिलेगी और इसमें हमें उनका साथ देना होगा। चाहे आप पूरा समय ना दे पाए, थोड़ा योगदान जरूर दे सकते हैं। विद्यार्थी अंग्रेजी स्कूल छोड़कर राष्ट्रीय स्कूल जाएं। लोग अंग्रेजी कोर्स के बजाय आपस में न्याय करें। विदेशी कपड़ों की होली कर दें। हमारे यहाँ ढाका में जो मलमल का कपड़ा बनता था, उसके दीवाने जग भर में थे। अंग्रेजों ने उन बुनकरों के अंगूठे ही काट दिए ताकि ढाका के बजाय लंदन का कपड़ा बिके। ऐसे खून से रंगे विदेशी कपड़े परिधान पहनते हुए आपके बदन में आग नहीं लगती? डॉक्टर जी के भाषणों से अंग्रेजी अफसरों के बदन में आग सी लग गई। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर कोर्ट में मामला दर्ज हुआ और वकीलों की उल जलूल दलीलों के बाद डॉक्टर जी ने अपना केस स्वयं लड़ने का निर्णय लिया। अच्छा, तो बताइए जयचंद, क्या आपने मेरी पूरी स्पीच वर्ड बाय वर्ड नोट की और कोर्ट में पेश की?
हाँ, सब लिखा मैंने। वहां घना अंधेरा था, ना टेबल ना कुर्सी, फिर भी मेरा भाषण पूरा लिखा। चलिए अभी पता चल जाएगा, टेस्ट करते हैं। मैं अभी और एक भाषण देता हूं और आप फिर नोट डाउन कीजिए। भारतीय नागरिक पे गैर भारतीय कैसे फैसला सुना सकता है? एक देश के लोग किसी दूसरे देश के लोगों पर शासन करे, ये अन्याय है। आप जैसे निर्दयी लोगों की दास्यता करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। ये देश हमारा, यहाँ की मिट्टी हमारी, लोग हमारे, संस्कृति हमारी, तो सरकार भी हमारी ही होनी चाहिए। बस यही तो अपने भाषण में मैंने देशवासियों को समझाया था। लिखा जयचंद या पूरी स्पीच फिर सुनाऊं? इस मूर्ख आदमी ने साजिश के तहत कुछ भी मनगढ़ंत लिखा और उन फर्जी दस्तावेजों को सबूत मानकर यह मुकदमा भी चल रहा है। इज दिस हाउ द ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम वर्क्स? आपके इस न्यायालय के निर्णय को मैं बिल्कुल नहीं मानता। Damn you, Hedgewar, I don't know what is more seditious now. Your bloody defense statement is more anti-government than your original statement. जज स्मैली ने डॉक्टर जी को 1 साल कारावास का दंड दिया, जिसे डॉक्टर जी ने हंसते हंसते स्वीकार किया और उन्होंने 50 रुपए का जुर्माना भरने को सीधा मना किया। पर्सनली टू ऑर्डर मी। You can keep your threats. And by the way, I am Irish, not English, so to hell with Her Majesty. जब डॉक्टर जी सलाहों के पीछे थे, तब बाहर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ देश में खिलाफत आंदोलन का एक नया तूफान आया। तुर्की के खलीफा को बचाने की पुकार मुस्लिम नेताओं द्वारा की जा रही थी। इस्लाम खतरे में होने के बहाने भी दिए गए। उस समय भारत अपनी आजादी की जंग लड़ रहा था, लेकिन गांधी जी के कहने पर देश की किस्मत किसी दूर देश के शासक से बांधी गई। इंग्लैंड उस्मानी साम्राज्य को तोड़कर खलीफा का शासन समाप्त करने वाला था, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर पाए। ब्रिटिशों के विरुद्ध रोष दिखाने के बजाय उनका गुस्सा भटक कर हिंदू भाइयों पर दंगों के रूप में फूट पड़ा। भारत को एक बार फिर विभाजित कर दिया गया। का मुकाबला करेगा? तेरी किताब में क्या है? जानते हो किससे बदसलूकी कर रहे हो? ये इनामुल्लाह साहब कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। माँ बाप ने इज्जत देना सिखाया नहीं क्या? मेरा माँ बाप को क्या बात करता है रे? मेरा परिवार को चाट गया तेरा ये इनामुल्लाह जैसे लोग। मालूम क्यों? क्योंकि कांग्रेस का बड़ा नेता उनकी चाट रहा था। मेरा बाप का सोट टुकड़ा किया ये, मेरी बच्ची को कलमा पढ़वाया, मेरी माँ मेरी बीवी का कपड़ा फाड़ दिया। तुम हमारा फ्रीडम के लिए अपना जान नहीं दे रहा है, तुम तुर्की का फ्रीडम के लिए हमारा जान ले रहा है। खिलाफत चाहिए ना तुमको? हाँ, जाओ जाकर देखो मलाबार में खिलाफत का असली चेहरा। मेरा बाप का सोट टुकड़ा किया ये, मेरी बच्ची को कलमा पढ़वाया, मेरी माँ मेरी बीवी का कपड़ा फाड़ दिया। मोपलाओं द्वारा मालाबार में 1500 हिंदुओं की हत्या, 20,000 का धर्म परिवर्तन और करोड़ों की संपत्ति जलाई गई। फिर भी इस हिंसा को मालाबार विद्रोह कहकर छुपा दिया गया। डॉक्टर जी के कारावास के बचे हुए दिन इसी परेशानी में बीत गए और 1922 में जब डॉक्टर जी जेल से रिहा हुए, तब तक उनके विचार अधिक स्पष्ट और दृढ़ हो चुके थे। धन्यवाद श्री मोतीलाल नेहरू जी, श्री विठल भाई पटेल, हकीम अजमल खान साहब और माननीय अतिथिगण। 1 साल का सरकारी मेहमान रह के आया हूँ, लेकिन इससे मेरी कोई योग्यता बढ़ी ऐसा नहीं। आज के समारंभ के इस चकाचौंध में हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य है केवल और केवल 100% स्वतंत्रता।
और उसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो भी हमें मंजूर है। बहुत बढ़िया स्पीच दिया है केशव। धन्यवाद। पर मेरी आंतरिक प्रेरणा मुझसे कुछ और ही कह रही है। हिंदुओं के हित के लिए अब कोई नया मार्ग ढूंढना ही पड़ेगा। बस सही दिशा चाहिए। दिशा? समय निकालकर रत्नागिरी जाओ, शायद वहीं से कोई राह निकले। हिंदू राष्ट्र का विचार अच्छा है, पर नया संगठन क्यों? मेरा लक्ष्य अलग है सावरकर जी। सड़कों पर उतने देश प्रेमी नहीं जितने उनके दल। संगठन तो होगा, लेकिन वो न क्रांति के लिए होगा न राजनीति के लिए। ये संगठन होगा व्यक्ति निर्माण और हिंदू समाज के पुनर्जीवन के लिए समर्पित। तो वो कांग्रेस में क्यों नहीं? त्रेता में मंत्र शक्ति, द्वापर में युद्ध शक्ति और कलयुग में केवल एक शक्ति, संगठन शक्ति, जो कांग्रेस में मुश्किल है। तो क्या आपको कांग्रेस छोड़नी पड़े? कांग्रेस की दलदल में कोई दल नहीं फल सकता। आप करना क्या चाहते हो? हम एक शुभ घड़ी में एक बीज बो रहे हैं जो एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा, जिसमें हिंदू धर्म, राष्ट्र और समाज का संरक्षण और उसको स्वतंत्र करने के लिए फल फूल होंगे और देश विरोधी ताकतों के लिए नुकीले सख्त कांटे। पर ऐसी क्या खोट दिखी आपको इस हिंदू समाज में जो हम में से किसी को नजर नहीं आई? नागपुर में गणेश विसर्जन, मस्जिद के पास आते ही भजन भी बंद और कीर्तन भी बंद, क्योंकि हिंदू के मन में डर ये है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे बचाने कौन आएगा। 4 हिंदू तभी साथ चलते हैं जब 5वां उनके कंधे पर होता है। क्या आपका नया दल ये डर मिटा पाएगा? हर व्यक्ति को शक्ति से परिपूर्ण कर दूंगा। कितने जुड़ पाएंगे आपके इस विश्वास के साथ? भाऊजी काबरे, अण्णा सोनी, हुड्डार, बालाजी हुड्डार, विश्वनाथराव केळकर, लक्ष्मण वासुदेव परंजपे, प्रभाकर बळवंत दाणी, दादाराव परमार, बाबूराव देवल। डॉक्टर, इस कार्य में दशकों शतकों लग सकते हैं, पर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। गुलामों की आंधी में चाहे तुम्हारी कोशिश जिंदा भी रहे, इतिहास कभी तुम्हें नायक नहीं मानेगा डॉक्टर। मुझे इतिहास की परवाह नहीं, राष्ट्र की है। डॉक्टर, कोई नाम सोचा है? हिंदू सेवक संघ, जलीपट्टा मंडल कैसा रहेगा? नया भारत उद्धारक मंडल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हवा बनी है आंधी, आंधी बनेगी तूफान, तूफान बने बवंडर। हो जाओ तैयार, खून नहीं है अब तो जज्बा सा बह रहा है इन नसों के अंदर। हो जाओ तैयार, अब आगे बढ़ते जाएंगे, सही बात पे अड़ते जाएंगे। डंके की जोड़ में एक साथ बोलो दहाड़ के, जय जय हिंदुस्तान, भगवा है अपनी पहचान। मिलके चले जो धरती पे, शाबाशी देगा आसमान। जय जय हिंदुस्तान, भगवा है अपनी पहचान। एक हो जाए सारे तो जीतेंगे हम हर मैदान। अपने स्वयंसेवक रोज अलग अलग व्यायाम शाला में जाते हैं, ये सही नहीं लगता। मुझे लगता है अब अपना खुद का एक मैदान होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। स्वयं सेवकों की शारीरिक शिक्षा प्रभारी के नाते मुझे भी अलग अलग अखाड़ों पर नजर रखने में काफी कठिनाई होती है। संघ किसी एक व्यक्ति का नहीं, भगवे ध्वज का है और वही हमारा गुरु है। गणवेश, प्रार्थना और शारीरिक साधना ही संघ की पहचान है। समान बल वालों में ही शांति तथा प्रेम रह सकता है, किंतु शेर और बकरी एक स्थान पर आ जाए तो वहाँ क्या हो सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं। त्याग के पथ पे चलते जाए, पग पग आगे बढ़ते जाए। डरे ना किसी बलिदान से, हर मुश्किल से लड़ते जाए। ओ
देश की सेवा में खुद को समर्पित करते जाए, देश प्रेम की कसौटी पे निरंतर खरे उतरते जाए। हम अपना धर्म निभाएंगे, भारत को एक बनाएंगे। हम अपना धर्म निभाएंगे, भारत को एक बनाएंगे। जो मातृभूमि पे आए और चकते पछाड़ेंगे। जय हिंदुस्तान, भगवा है अपनी पहचान, मिलके चले जो धरती पे शाबाशी देगा आसमान। जय जय हिंदुस्तान, भगवा है अपनी पहचान, एक हो जाए सारे तो जीतेंगे हम हर मैदान। संघ के अंगार में अब तक 100 स्वयंसेवक तपकर सोना बन चुके थे। पड़ोस के रामटेक में हर साल राम जी की यात्रा होती थी, जिसमें हजारों राम भक्त इकट्ठा होते थे और चोरी चकारी, तू मैं आगजनी, भगदड़ जैसे अनेक कांड भी होते थे। पर इस साल कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि अब रामटेक की यात्रा डॉक्टर जी का नया संघ संभालने वाला था। डॉक्टर जी ने यात्रा में आने वाली हर कठिनाई से तुरंत निपटने के लिए योजनाएं बनाई और यात्रा बिना किसी विवाद के संपूर्ण हुई। और उसके सफल नियोजन से संघ का काम अब सबकी नजर में आ गया। सारी दुनिया हमसे अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए सामने आती है और आप है कि छिप रहे हैं। क्या आपको प्रसिद्धि नहीं चाहिए? राम जी की कृपा से अनुशासन की सिद्धि तो हमें प्राप्त है, फिर ये साहब प्रतिष्ठा का क्या ही करेंगे। हमारे घर में अचानक से पूरन पोले और घी। आजकल बड़ी बड़ी पूजा करने जो जा रहा हो, दक्षिणा बढ़ गई है। अच्छा जी, ऐसा कौन है नागपुर में जो दक्षिणा में घी बहाता है? इन पर गुस्सा निकालने से पहले अपने आप से पूछो कुछ। आप एक पैसा तो लाते नहीं, यहाँ सबसे उधार लिया है मैंने आपके मेहमानों की चाय के लिए, और आप है कि सिर्फ बाहर के हिंदुओं की हालत सुधारने में लगे हैं। घर के अंदर की हिंदुओं को भी पूछो कभी उन पर क्या गुजरती है। वही पैसे कौन देकर गया? आप तो पैसे लेंगे नहीं, इसलिए भाभी जी को 50 रुपए दे आए। आप समाज के लिए इतना कर रहे हो तो समाज भी आपके लिए कुछ करे। कुछ करना ही चाहते हो तो यहाँ वर्धा में संघ का काम शुरू करो। हमारे काम में ज्यादा कुछ नहीं लगता, बस एक झंडा और एक डंडा। पहली बार संघ के वृक्ष की शाखा नागपुर के बाहर फैली। तब से संघ की हर एक नए ठिकाने को शाखा कहा जाने लगा। गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा का बदला लेने की तैयारी है ये। 4 सितंबर 1927 यानी कि महालक्ष्मी पूजन वाला दिन। 3 साल पहले जो सैयद मीर साहब शहीद हुए थे, उनके पुण्य तिथि के अवसर पर यह जुलूस निकलेगा। जुलूस के बहाने हमारे घरों में घुसकर औरतों के गहने लूटने हैं। मगर उस दिन तो तुम्हें चांदा जाना है ना डॉक्टर? हाँ, उसको रद्द कर देता हूँ। नहीं डॉक्टर जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ संघ पूरी तरह से तैयार है। परिस्थितियों ने डॉक्टर जी की खूब परीक्षा ली थी, पर अब ये संघ का इम्तिहान था। सबको अलग अलग मोहल्लों की जिम्मेदारियां बांटी गई। सबका लक्ष्य एक था, अपने शहर के हिंदुओं के सम्मान और सम्मान की रक्षा। में पहली बार हिंदुओं ने अपने मोहल्लों की रक्षा स्वयं की, जिससे संघ के कार्य का महत्व सबको समझ में आया। और फिर नागपुर में कभी दंगे नहीं हुए।
डॉक्टर जी, ये परेरा साहब हैं, गोवा के मूल निवासी। बैंड के सारे वाद्य बजा सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। बढ़िया है। हम सोच रहे थे अगर हमारी परेड बैंड की ताल पर चले तो बहुत अच्छा लगेगा। पर क्या परेरा जी को संघ के बच्चों को सिखाने में कोई आपत्ति तो नहीं? हम तो 5-7 पीढ़ियों पहले हिंदू ही थे। संघ राष्ट्र की धड़कन है। अगर मेरी एक छोटी सी थाप भी उस धड़कन का हिस्सा बन जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। विजयदशमी पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय जी संघ के पथ संचलन से बहुत प्रभावित हुए। उनकी माने तो वो रूट मार्च किसी शक्तिशाली राष्ट्र की प्रशिक्षित सेना से कम नहीं था। पर जब उन्होंने मोहितेवाड़ा की खस्ता हालत देखी, संघ का कार्य तो सही है, पर इस इमारत का रूप देखकर कुछ सही नहीं लगा। यहाँ ये चारों ओर खंडहर दिख रहा है। लोग मुझे याचकों का राजा या फिर शाही भिखारी कहते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपको कुछ चंदा दिलवा सकता हूँ। हमें आपके धन से भी अधिक आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है कि संघ फले फूले बढ़े और देश भर में प्रचार हो, विशेषतः काशी में। और रही चंदे की बात, तो संघ के लिए गुरु दक्षिणा ही पर्याप्त है। डॉक्टर जी ने एक ऐसे संगठन का सपना देखा जो पूरी तरह आत्मनिर्भर हो, किसी के चंदे पर निर्भर न हो। संघ में हर साल सिर्फ एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन स्वयं सेवक गुरु दक्षिणा देते हैं, जो केवल एक रिवाज ही नहीं, संकल्प है देशभक्ति, अनुशासन और सेवा का। सन 1928 लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अफसर कर्नल सैंडर्स का दिन दिहाड़े वध कर दिया गया। इस कार्य को अंजाम दिया 2 वीरों ने, भगत सिंह और राजगुरु। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! कलकत्ता और जबलपुर से होते हुए राजगुरु नागपुर पहुंचे। अमरावती के हनुमान व्यायामशाला में उन्हें कुछ देशभक्त मिले। उनमें से एक पूर्व परिचित ने उन्हें शरण दी। नमस्ते। राजगुरु, तुम्हारा और हमारा रास्ता भले ही अलग हो सकता है, पर हमारा उद्देश्य एक ही है। इस उद्देश्य को पाने के लिए संघ ने जो जो काम किए उसकी तारीफ तो भगत सिंह भी कर रहे थे। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं। मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था उमरेड में करवा देता। वहाँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। धन्यवाद, पर मुझे एक जरूरी काम से पुणे जाना होगा। अभी पुणे जाना तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। हमें बताओ, संघ करेगा ना तुम्हारा काम? डॉक्टर जी को जिस बात का डर था वही हुआ। जल्द ही राजगुरु गिरफ्तार हो गए। गांधी जी ने दांडी यात्रा के माध्यम से नमक सत्याग्रह का आरंभ किया। संघ कांग्रेस का हिस्सा नहीं था, पर डॉक्टर जी तब भी गांधी जी को सम्मान देते थे। उन्होंने तय किया कि संघ दांडी सत्याग्रह में आधिकारिक रूप से भाग नहीं लेगा, पर स्वयं सेवकों को व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की अनुमति दी गई। ऐसे समय पे डॉक्टर जी ने प्रांजपे जी को सर संघ चालक नियुक्त किया और खुद यवतमाल के जंगल सत्याग्रह में शामिल हो गए। सगळी तयारी झाली ना? लक्षात ठेवा, इंग्रज काहीही करू शकतात। घाबरो नको। तांबा, इस गाय का पीछा क्यों कर रहे हो? क्यों मतलब? कुर्बानी देंगे इसकी? हमने खरीदा इसे जनाब। कितने में खरीदी? 30 रुपए। मैं पैसे देता हूँ, छोड़ दो इसे। आपको गाय दे दी तो हमारे रोज के खरीदार नाराज हो जाएंगे, उनको कौन समझाएगा? कीमत दे रहा हूँ, लो और जाओ। गाय तो आज नहीं कटेगी। गाय गोठ्यात शोभते, कसाई खाण्यात नहीं। अंग्रेजों ने कई कार्यों और वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगाया हुआ था। यहाँ तक कि बिना परमिट जंगल की घास काटना भी गैर कानूनी था। रुकिए, क्या आपके पास सरकारी जंगलों में घास काटने की परमिट है? सत्याग्रह परमिट लेके करते हैं क्या?
कोर्ट ने डॉक्टर जी को सेक्शन 117 और सेक्शन 379 के तहत 9 महीने की सजा सुनाई। डॉक्टर जी, एक बात पूछने का मन कर रहा है। कहिए। हमारा देश आखिर गुलाम कैसे हुआ? हमारी एकताहीनता के कारण। वो सिर्फ 20,000 अंग्रेज थे और हम 20 करोड़ भारतीय। सोचिए, गुलामी उनके हथियारों से नहीं, हमारे असंगठित राष्ट्र से जीती गई। आपका संघ कैसे ये बदलेगा? व्यक्ति बदलेगा तभी राष्ट्र बदलेगा। व्यक्ति निर्माण ही संघ का ध्येय है। अकोला जेल में डॉक्टर जी काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। लोग उनका नाम या काम जानते थे। उन्होंने वहां भी संघ की प्रार्थना शुरू की और सजा पूरी होने से पहले ही उन्हें मुक्त कर दिया गया। सुना तो होगा ही, भगत, राजगुरु और सुखदेव शहीद हो गए और पार्टी में कोई उनका नाम भी नहीं ले रहा है। गांधी जी अंग्रेजों से अनुरोध करते तो शायद फांसी टल जाती। पता नहीं हमारे अहिंसा के पुजारियों ने यह हिंसा क्यों नहीं रोकी। आप ही का इंतजार था। इस कराची कांग्रेस अधिवेशन की फ्लैग कमेटी मीटिंग में हम सब मिलकर अपने राष्ट्र ध्वज पर एक मत से निर्णय लेने जा रहे हैं। सरदार पटेल, पंडित नेहरू और मौलाना आजाद की उपस्थिति में यह फैसला लिया गया। भगवा या केसरिया, कमेटी का फैसला आपके सामने है। भारत के सभी लोगों का एक साथ उल्लेख करने के लिए उन्हें सर्वाधिक मान्य केसरिया रंग का ही झंडा हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है बापू इसे मानेंगे? क्या पता, बापू की माया बापू ही जाने। वो हाँ कहेंगे तो हाँ, ना कहेंगे तो ना। कांग्रेस या आगे स्वतंत्र भारत का झंडा सिर्फ एक धर्म का प्रतीक नहीं हो सकता। गांधी जी सही गल करते ने, झंडे विच साडा पीला रंग भी होना चाहिए और हमारा रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। मैन, झंडे में सबसे बुलंद मकाम पर हरा रंग होना चाहिए। राष्ट्र का विचार सिर्फ एक ही है, त्याग, और त्याग का रंग है भगवा। जब विवाद तीव्र होने लगा तब सबकी सहमति से रंगों को धार्मिक पहचान से अलग कर दिया गया। भगवे को त्याग का प्रतीक माना गया, सफेद को शांति का और हरे को खुशहाली का। आपने संघ के लिए भगवा ध्वज ही क्यों चुना? भगवा हमारे रोशन अतीत की गूंज है और सुनहरे भविष्य की मशाल। भगवा वो सूत्र है जिसमें इस राष्ट्र की माला बंधी है, वरना इसे बिखरने में देर नहीं लगेगी। भगवा ध्वज का निर्माण संघ ने नहीं किया, संघ ने उस परम पवित्र भगवा ध्वज को अपने ध्वज के रूप में स्वीकार किया है, जो हजारों वर्षों से राष्ट्र और धर्म का प्रतीक रहा है। संघ का एक ही गुरु है, भगवा। Fuck. गेमिंग में अपने कौशल का इस्तेमाल करें। 1xBet। मेरे पति 18 साल की उम्र से खैनी खाया करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इससे हमारी जिंदगी पर इतना बुरा असर पड़ेगा। उन्हें कैंसर नाम की खतरनाक बीमारी हो गई है। हमारे घर में कमाने वाले वो अकेले हैं। मुझे नींद नहीं आती ये सोचकर कि भविष्य में हमारा क्या होगा। खैनी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला परिवार तबाह करते हैं। तंबाकू आज ही छोड़े। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। नमस्ते। और भैया जी, बढ़िया कार्य है संघ का आकाशी में। बस आपका मार्गदर्शन और महामना जी का आशीर्वाद। और पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही है ना? याद रखिए, शाखा का प्रचारक बनना है तो ग्रेजुएशन पूरी करनी पड़ेगी। चिंता ना कीजिए, गुरुजी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन दोनों ही है।
गुरुजी। माधवराव सदाशिव गोळवलकर अपने नागपुर के ही हैं। पहले यहाँ विद्यार्थी थे, अब अध्यापक हैं। ये मेरे विषयों की सारी किताबें रात को खुद पढ़कर दूसरे दिन मुझे सरल भाषा में समझाते हैं। बहुत मेधावी हैं, 6-7 भाषाएं बोल लेते हैं और एक पाठी भी हैं। कुछ पढ़ लिया या सुन लिया तो कभी भूलते ही नहीं है। रुचि सिर्फ पढ़ाई में नहीं, कला और संगीत में भी निपुण है। लेकिन इन्हें शाखा में तो नहीं देखा आज। नियमित नहीं है, पर भारत माता के प्रति उनका प्रेम निस्संदेह है। तुमसे गुरुजी बहुगुणी दिखता है। हमें संघ में ऐसे ही लोगों की जरूरत है। अगली बार आऊंगा तो मिलूंगा इनसे। अभी ट्रेन का समय हो रहा है। काशी की शाखा देखकर डॉक्टर जी बहुत खुश थे और ट्रेन में एक समाचार पढ़कर और भी खुश हुए। सेंट्रल प्रोविंस के सचिवालय में लगी भीषण आग के चलते उनकी सारी पुरानी गुप्त फाइलें जलकर राख हो गई। अब उनके अतीत की अग्नि शिखाओं से संघ का भविष्य सुरक्षित था। केवल भूमि के किसी टुकड़े को राष्ट्र नहीं कहते। एक विचार, एक आचार, एक संस्कृति और एक परंपरा से लोग पुरातन काल से रहते आए हैं। उन्हीं लोगों से राष्ट्र बनता है। हम लोगों में चाहे जितने मतभेद ऊपर दिखाई दे, परंतु हम सारे हिंदू तत्वतः एक राष्ट्र है। इंग्लैंड अंग्रेजों का, जर्मनी जर्मनों का, फ्रांस फ्रांसीसियों का देश है। इस बात को इन देशों के निवासी सहर्ष घोषित करते हैं। किंतु इस अभागे हिंदुस्तान के स्वामी हिंदू स्वयं को अपने इस देश के अधिकारी कहने का साहस क्यों नहीं करते? हर हर महादेव। थकान ने शरीर को छुआ, विचार अडिग रहा। डॉक्टर जी चलते रहे, न थके, न रुके, न झुके। आपण माधवराव गोळवलकर आहात का? नमस्ते। मी डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार, संघ का स्वयंसेवक। आप व्यस्त ना हो तो कुछ समय निकालकर हमारे घर पधारिए कभी। जी जी अवश्य। काशी में ही ठान लिया था कि नागपुर आते ही आपके दर्शन करूंगा। आज अचानक भेंट भी हो गई। शाम को आ सकता हूँ आज? हाँ हाँ, शाम को 7 बजे तक शाखा चलती है, उसके बाद कभी भी। जी, ये पहली बार था कि केशव और माधव आमने सामने मिले। गुरुजी ने डॉक्टर जी के कई भाषण सुने थे, उनके लेख भी पढ़े थे, लेकिन उन्हें लगता था कि डॉक्टर जी की बातें अधिक भावुक होती हैं। आज उन्होंने डॉक्टर जी के जोश के पीछे की भावनाओं को समझा। दोनों के सनातन प्रेम में बस थोड़ा ही अंतर था। गुरुजी को हजारों धर्म ग्रंथ कंठस्थ थे और डॉक्टर जी उन धर्म ग्रंथों के ज्ञान को जी रहे थे। संघ का कार्य अब बनारस, इंदौर, कराची, पुणे, मुंबई, सातारा, कोल्हापुर आदि क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। संघ का लक्ष्य है अपने धर्म, समाज तथा संस्कृति का रक्षण करना है। संघ तो केवल संपूर्ण हिंदू समाज का एकत्व भाव से विचार करता है और संघ के प्रचार कार्य में कांग्रेस भक्तों से भी हमें बड़ी सहायता मिलती है, बस नागपुर में ही नहीं मिलती। डॉक्टर जी का एक एक शब्द गुरुजी के लिए मानव संघ पर एक गहरा प्रवचन था। सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था अब संघ की सेवा में परिवर्तित हो रही थी। डॉक्टर जी ने उन्हें उमरेड, भंडारा आदि शाखाओं का निरीक्षण करने भी भेजा। काशी जाने के बाद गुरुजी ने वहां की शाखा का पदभार संभाला। जी, आपके घर के सामने क्या कोई परिषद चल रही है? वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शिविर लगा है। कल उद्घाटन का बुलावा आया था। महादेव भाई, इनके शिविर के कार्यक्रम नजदीक से देखने की इच्छा है मेरी। संपूर्ण देश में इतना प्रभावी दृश्य मैंने अभी तक नहीं देखा।
अब तो मैं डॉक्टर हेडगेवार को दिल से मिलना चाहता हूं। यहाँ का अनुशासन, स्वच्छता और स्वयं सेवकों की वृत्ति देखकर बहुत संतोष हुआ। पर संघ ये 2-3 आने में इतना भोजन कैसे दे सकता है? हमें तो बड़ा खर्च आता है। संघ के अनुसार चलेंगे तो आपको भी 2-3 आने ही खर्चा आएगा। डॉक्टर जी, आप तो कांग्रेस में बड़े समय तक कार्यरत थे, फिर वहां क्यों नहीं बनाया ऐसा संगठन? कांग्रेस असल में एक राजनीतिक दल है, तो उनके कार्यक्रम भी राजनीति और सत्ता के हिसाब से होते हैं। स्वयं सेवक के नाम पर बिना पैसे दिए टेबल कुर्सी उठाने वाले मजदूर चाहिए, पर संघ का स्वयं सेवक मतलब राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए मन से अपना सर्वस्व अर्पण करने वाला कार्यकर्ता। संघ में नेता और स्वयं सेवक के साथ एक जैसा ही सलूक होता है, इसलिए इतने कम पैसों में भी संघ इतना काम कर सकता है। बापूजी के सोने का समय हो गया है। ना, मैं और आधा घंटा तो सरलता से जाग सकता हूँ। डॉक्टर जी, सुना है संघ का वर्धा जिला में बड़ा प्रभाव है। ये जमनालाल बजाज की सहायता से ही हुआ होगा? नहीं, हम किसी से आर्थिक सहायता नहीं लेते। फिर इतने बड़े संगठन का खर्च कैसे चलता है? हर स्वयं सेवक अपना खर्च खुद ही करता है, फिर गुरुदक्षिणा के रूप में जितना भी धन आता है उसी से चलता है संघ। पर आपका तो काफी समय इसमें खर्च होता होगा, फिर आप अपना डॉक्टरी का धंधा कैसे करते हैं? मैं कोई धंधा करता ही नहीं। फिर आपके परिवार का निर्वाह कैसे होता है? मैंने विवाह किया ही नहीं। अच्छा है आपने विवाह नहीं किया, नहीं तो इतने कम समय में इतनी सफलता नहीं मिलती। नहीं ताई, मेरी विवाह करने की कतई मंशा नहीं। अरे तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा? हमारे कुल के ना बढ़ने से अगर समाज आगे बढ़ रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अरे रविवार को रिश्ते के लिए कोई मिलने आ रहा है, एक बार मिल तो लेते। नहीं ताई, ये मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर जी भी संघ का भार देना चाहते हैं, पर जिस मार्ग पे मेरा मन खिंच रहा है वहाँ त्याग है और वहीं मुझे अपना मोक्ष दिखाई देता है। आजकालच्या मुलांना समजून सांगणं अवघड झालंय, काय करायचं? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी का आश्रम बंगाल में सरगाछी में था और गुरुजी ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानकर उनके आश्रम में संन्यास लेना चाहा। गुरुजी जानते थे कि अगर ये बात वो अपनी ताई या फिर डॉक्टर जी से कहते तो उन्हें कभी भी जाने की अनुमति नहीं मिलती, इसलिए वो किसी को भी बताए बिना निकल पड़े। वास्तव में गुरुजी की वैराग्य भावना डॉक्टर जी से छिपी नहीं थी, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे अचानक सब कुछ त्याग कर चल पड़ेंगे। वैसे संघ के सारे स्वयंसेवक तो ब्राह्मण ही होंगे। संघ और शाखा में आने के बाद सभी स्वयंसेवक होते हैं और वे किस वर्ण से है ये महत्व नहीं रखता। पता चला माधवराव अलग राह पर चलने लगे हैं। जब मातृभूमि के पैरों में ही बेड़ियां पड़ी हो तब व्यक्तिगत मोक्ष की साधना किस काम की? डॉक्टर जी, मी लक्ष्मीबाई केळकर, वर्धा से। कहिए, कैसे आना हुआ? मेरे बच्चे वर्धा शाखा में नियमित जाते हैं। उनकी प्रगति देखकर मैं सोच रही थी, जैसे आप हमारे पुरुषों को समर्थ बना रहे हैं, वैसी महिलाओं को क्यों नहीं? फिलहाल तो हमारे कार्यक्रम सिर्फ पुरुषों के लिए है। पर डॉक्टर जी, इस देश की आधी जनसंख्या तो महिलाओं की ही है, तो महिलाओं को सशक्त कौन करेगा? आपने महिलाओं के लिए संघ जैसा कोई कार्यक्रम क्यों नहीं चलाया? कारण मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। संगठन के रूप में संघ की रचना 100 साल पहले के ध्वस्त हिंदू समाज को ध्यान में रखकर की गई थी और इसलिए स्वयं सेवकों के रूप में सिर्फ पुरुषों को ही देखा जाता था। पर लक्ष्मीबाई केलकर जैसी वीरांगना ने जब सामने से ही महिला सशक्तिकरण की चुनौती स्वीकार की, तब सन 1936 में जन्मी राष्ट्र सेविका समिति। इसी दौर में संघ की प्रगति और समावेश के साथ डॉक्टर जी की एक और इच्छा भी साकार हुई। गुरु जी के वापस आने के पश्चात डॉक्टर जी ने संघ विस्तार के भव्य कार्यक्रम की शुरुआत की। हालांकि उनकी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो ये दायित्व भी गुरु जी के कंधों पर आ गया। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे आपसे आज्ञा लेकर जाना चाहिए था। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं माधवराव। निजी तौर पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, पर
संघ के अधिकारियों से मेरी अपेक्षाएं बड़ी है। अध्यात्म की चाह मुझे भी है माधवराव, पर क्या व्यक्तिगत मोक्ष के पीछे भागने से सामाजिक मोक्ष की ओर रुख करना सही नहीं होगा? मैं चाहता था कि आप राम और कृष्ण की मार्ग पर चलें, पर आप तो सीधे रामकृष्ण आश्रम ही चले गए। आज की शाखा का बौद्धिक माधवराव प्रदान करेंगे। या आज मैं यहाँ आपके सामने डॉक्टर जी के आदेश पे खड़ा हूँ। ये शिक्षा वर्ग सिर्फ एक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा है कि हम अपने देश को सशक्त और जागरूक बनाएंगे। इस वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें अलग अलग प्रांत के स्वयंसेवक, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले एक ही ध्वज के नीचे खड़े हैं। ये बताता है कि भारत के दिल में एकता का बीज बोया जा चुका है। याद रखिए, भारत के शत्रु हमारी भेदभाव का ही फायदा उठाते आ रहे हैं। अगर हम अपनी जाति, प्रांत, भाषा के छोटे छोटे घेरे तोड़ देंगे तो कोई भी शक्ति हमें गुलामी की बेड़ियां नहीं पहना सकती। आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ना अंग्रेज है, ना कोई बाहरी शक्ति, वो हमारे भीतर ही छुपा है। वो है हमारी एकताहीनता और हमारी बिखरी हुई चेतना। मैं आपसे ये वचन चाहता हूँ कि आप सिर्फ इस वर्ग में नहीं, अपने गांव, अपने शहरों में भी एकता का ये संकल्प ले जाएंगे। अपनी शक्ति को संगठित करके भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे। रोंगटे खड़े हो गए भाई। ऐसा लगा कि डॉक्टर जी ही बोल रहे हैं। धीरे धीरे सबको गुरु जी की कुशाग्र बुद्धि, तर्क संगत रुख, पैनी दृष्टि और शांत प्रवृत्ति भा गई। गुरु जी की प्रगति से सबसे ज्यादा खुशी डॉक्टर जी को ही मिली, पर संघ की प्रगति देखकर एक और क्रांतिकारी भी बहुत खुश हुआ। दशकों लग गए, पर आपने जो कहा वो करके दिखाया डॉक्टर साहब। सब राम जी की कृपा है। हर जगह अब आप ही का नाम सुन रहा हूँ। सावरकर जी, मेरा नहीं, स्वयं सेवकों का सुना होगा। फिर आई वो 1939 की सिंधी में हुई विशेष बैठक, जिसे संघ के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसी बैठक में डॉक्टर जी ने संघ की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, और क्योंकि अप्पा जी उनके खास मित्र थे, उनसे सलाह मशवरा भी किया। अप्पा जी, यदि भविष्य में माधवराव गोलवलकर को सरसंघ चालक बना दिया तो? अति उत्तम। कैसे तबीयत है डॉक्टर जी की? कुछ चर्चा करनी थी। तबीयत का कुछ कह नहीं सकते श्यामा बाबू, ज्यादा देर बात नहीं होती उनसे। मेरे विचार से आप मुझसे चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। बंगाल की अवस्था कठिन होते जा रही है गुरुजी। एक अलग राजनीतिक विकल्प सोचना होगा। मुझे लगता है संघ प्रचलित राजनीति में कभी भाग नहीं लेगा, परंतु आप डॉक्टर जी से इस विषय पर चर्चा कर लीजिए। आइए आइए श्यामा बाबू, बैठिए। पर आपको तो वार्तालाप करना मना है ना? अरे कुछ नहीं होता, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। बोलिए आप। हम एक राजनीतिक विकल्प के बारे में सोच रहे थे, अगर संघ साथ दे तो। संघ कभी प्रचलित राजनीति में भाग नहीं लेगा। क्या बोला डॉक्टर जी ने? पता है, ये डॉक्टर जी और गुरुजी बिल्कुल एक जैसा सोच रखते हैं। मतलब केशव ही माधव है और माधव ही केशव। डॉक्टर जी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ये लीजिए गुरुजी, ये मराठीतली प्रार्थना। संघ का विस्तार देख के लगता है कि यह प्रार्थना संस्कृत में होनी चाहिए। इसे अपने संस्कृत तज्ञ भिड़े जी के पास भेज दीजिए, वही इसको श्लोकबद्ध करेंगे। आप मुझे गुरुजी क्यों बुला रहे हैं? माधवराव, जिस शांत मनोभाव से आप सबका मार्गदर्शन करते हैं, वो केवल कोई जन्मजात गुरुजी ही कर सकते हैं। हम भी आज से आपको गुरुजी ही कहेंगे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे।
सुभाष बाबू आप? मैं एक काम से नागपुर आया था। सुना है डॉक्टर जी का तबीयत ठीक नहीं है। अभी अभी बड़ी मुश्किल से सोए हैं। आप कहें तो जगह देता हूं। नहीं नहीं, उन्हें सोने दो, मैं वापस आऊंगा। ख्याल रखना। जय 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 हिंदुस्तान, भगवा है अपनी पहचान, मिलके चले जो धरती पे शाबाशी देगा आसमान। जय 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 हिंदुस्तान, भगवा है अपनी पहचान, एक हो जाए सारे तो जीतेंगे हम हर मैदान। परम पूज्य डॉक्टर जी ने मुझ पर सरसंघ चालकत्व की कल्पनातीत महत्व की जिम्मेदारी का कार्य सौंपा है, किंतु ये तो है विक्रमादित्य का सिंहासन। इस पर बैठने वाला गडरिया का लड़का भी योग्य न्याय ही करेगा। हम डॉक्टर जी के दिखाए मार्ग पर ही अपना काम करते रहेंगे। बदलाव के नाजुक समय में सरकार अपनी चाल चल गई। निजी संगठनों पर सैनिकी गणवेश और सैनिकी प्रशिक्षण पर प्रतिबंध डाल दिए। ये प्रतिबंध तो सिर्फ संघ को रोकने के लिए है। अब ये लड़ाई कैसे लड़े? अपने युद्ध अब समझदारी से चुनने पड़ेंगे। सरकार हमें इसमें उलझाना चाहती है, पर इस निर्देश से लड़ना बेकार है। बेहतर है कि हम संघ के विस्तार में अपना ध्यान लगाएं। सैनिकी विभाग बंद करना होगा और गणवेश में कमीज को खाकी की जगह सफेद कर देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की खस्ता हालत देखकर कांग्रेस ने देशव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। इस बार कई स्वयंसेवक चाहते थे कि संघ आधिकारिक तौर पर इस आंदोलन का हिस्सा बने। गुरुजी ने कांग्रेस से इसकी रूपरेखा पता करनी चाहिए और बाला साहब देवरस को कांग्रेस के नेता जयप्रकाश नारायण जी से चर्चा करने भेजा। गुरुजी जानते थे कि क्रांति या आंदोलन का योजना शून्य होना केवल घातक ही हो सकता है। जयप्रकाश जी के असंतोषजनक उत्तरों से ये स्पष्ट था कि कांग्रेस ने आंदोलन की कोई भी पूर्व तैयारी नहीं की थी। करो या मरो तो समझ में आता है, पर अगर मृत्यु ही निश्चित है तो ये बताइए करूं तो करूं क्या? सारा कुछ जनता के जोश और रोष पर निर्धारित था। अंत में गुरुजी ने देश और संघ दोनों के हित में निर्णय लिया। आंदोलन देश की स्वतंत्रता के लिए हो रहा है। स्थान स्थान पर कोई भी स्वयंसेवक नागरिक के नाते इस आंदोलन में व्यक्तिगत रूप से भाग ले सकता है, किंतु संगठन के नाते हम आंदोलनों में न उतरते हुए अपना निर्धारित नियमित राष्ट्रीय कार्य करते रहेंगे। पर जब जिन्ना के मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे में कलकत्ता के हजारों हिंदुओं को काट डाला, तब सारे डगमगा गए। गुरुजी ने यह भाप लिया कि ऐसी ही मारकाट अब पंजाब में भी हो सकती है। इन कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए संघ के केंद्रीय नेतृत्व ने पंजाब में मोर्चा संभाला। अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून में लिखा, पंजाब हिंदुस्तान का हथियार है और आरएसएस पंजाब का हथियार। इस तनाव भरे वातावरण में भी गुरुजी को भरोसा था कि गांधी जी देश का विभाजन नहीं होने देंगे। पंजाब बिगड़ता गया। सुरक्षा के लिए उत्तर पश्चिम सीमा के लोग अपने परिवार संघ को सौंप रहे थे। 3 जून 1947 को पार्टीशन घोषित हुआ और चारों तरफ विनाश फैल गया। गृह मंत्री सरदार पटेल ने लोगों को स्वयं आत्मरक्षा करने को कहा। पंजाब और आज के पाकिस्तान का हिंदू समाज हिंसा में झुलसता रहा, पर अहिंसावादी मौनी बनकर बैठ गए। आखिर में संघ को लाखों की संख्या में आने वाले हिंदू सिख शरणार्थियों के लिए 3000 से ऊपर शिविर लगाने पड़े और कईयों को तो अपने घर में भी शरण दी। विभाजन के बाद भी व्यवस्था निरीक्षण के लिए गुरुजी के अथक पंजाब दौरे जारी रहे। आपका आभार कैसे व्यक्त करें? आपके सिवा हमारे शरणार्थियों के लिए कोई भी नहीं है। गलत शब्द।
एक अभागा भाई अगर अन्य भाइयों की कृपा छाया में पहुंचे तो उसे रेफ्यूजी या शरणार्थी नहीं कहते। ये आपका अपना ही देश है। आपका शुभ परिचय? मैं लाल कृष्ण आडवाणी गुरुजी, यहाँ संघ का प्रचारक हूँ। मेरे प्यारे देशवासी, long years ago we made a tryst with destiny, and now the time has come when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantial. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. कश्मीर के महाराज हरि सिंह जी के नए प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन का खत है। मैं हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, जोधपुर के महाराजा से लड़ सकता हूं, पर अपनों का क्या करूं? कश्मीर हमारी उंगलियों से सरक रहा है और जवाहर भी चुप बैठा है। विभाजन के दौरान कश्मीर का मुद्दा बड़ा पेचीदा हो गया था। आज का पाकिस्तान उसे पूरी तरह से हथियाना चाहता था। नेहरू कश्मीर को अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को भेंट करना चाहते थे और इन सब में फंसे थे महाराजा हरि सिंह, जिनको भारत में शामिल होना था। महाराजा हरि सिंह गुरुजी का बड़ा सम्मान करते थे और उनके करीबियों को लगा कि सिर्फ गुरुजी ही इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। मेरे पास पाकिस्तान में शामिल होने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा। अब यहाँ तक पहुंचना सिर्फ पाकिस्तान से संभव है। हमारी सड़कें सियालकोट से जाती हैं, हमारा एयरपोर्ट लाहौर में है। महाराज, पहले अपने बहुसंख्यक हिंदू नागरिकों के बारे में तो सोचिए। क्या आप उन्हें पाकिस्तानी मौलवियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं? सड़कें तो बाद में भी बनती रहेंगी, पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले आती है। पर आपके नेहरू तो महाराज, अंग्रेज कोहिनूर ले गए, कश्मीर जाने नहीं देंगे। क्या कश्मीर इतनी आसानी से भारत का हिस्सा हो सकता है? मुझे लगता है और भी बड़ा तूफान आने वाला है। मधुर जी, आपकी बताई खबर सच निकली। पाकिस्तान की फौज कबीलियों की भेष में श्रीनगर पर हमला करने वाली है। आप निश्चिंत रहिए, हमारी भारतीय सेना तब तक पहुंच जाएगी यहाँ। ना मधुर जी, तब तक देर हो सकती है। वैसे आपको लगभग 200 भरोसेमंद बहादुर स्वयंसेवकों को एकत्र करने में कितना समय लगेगा? कश्मीर के 200 मुसलमान सैनिकों ने बगावत कर दी थी और उनकी जगह पर आए हुए स्वयंसेवकों ने पाकिस्तान हमलावरों को भारतीय सेना के आने तक रोक के रखा। पर कश्मीर में एक और जगह थी जिसे पाकिस्तानियों ने घेर रखा था, जहां भारतीय सैनिक सिर्फ हवाई मार्ग से ही पहुंच सकते थे। पर वहां लैंडिंग एयर स्ट्रिप तो नहीं थी, सिर्फ संघ और संघ के वीर स्वयंसेवक थे। पुंछ में स्वयंसेवकों ने बमबारी के बीच वायुसेना के लिए रनवे बनाया और सेना के साथ कश्मीर को बचाया। देश को दहलाने के मुस्लिम लीग के इरादे अब भी प्रबल थे। उन्होंने दिल्ली के कई क्षेत्रों में गोला बारूद के गुप्त गोदाम बना दिए और फिर हुई वो घटना जब कुछ स्वयंसेवकों ने देश की खातिर अपना धर्म बदल लिया। जनाब, यही है वो दो जाबाज। हमारे सामने इस्लाम कबूला है इन्होंने और काफिरों के भगवानों की तस्वीरें भी फाड़ दी। और वक्त खलील है, काम शुरू करो। वो अपने प्लान के सारे कागजात एक तिजोरी में रखते हैं। वो लोग एक बड़ा धमाका करने वाले हैं, पर कब, कैसे और कहां, ये राज तो उस तिजोरी में ही बंद है, जिस पर लीग वालों का 24 घंटे पहरा है। अगर इतना कड़ा पहरा है तो वहां घुसकर तिजोरी तो तोड़ नहीं सकते। एक प्लान है मेरे दिमाग में। भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश और हमें पता भी नहीं चला। संघ का उपकार रहेगा इस देश पर। उपकार की क्या बात है इसमें? हम तो सिर्फ इस देश के लिए जीते मरते हैं। राम के पिल्ले काफिर निकले दोनों। पाकिस्तान से गद्दारी नहीं, हिंदुस्तान से वफादारी।
आखिर पाकिस्तान का दिल्ली पर होने वाला ये पहला आतंकी आक्रमण था। आतंकी चाहते थे कि 10 सितंबर को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सभी मंत्रियों की हत्या कर आकाशवाणी केंद्र पर कब्जा करके लाल किले पर पाकिस्तानी झंडा फहराएं और भारत पर अपना शासन जमाएं। पर उस दिन संघ ने भगवे के साथ साथ तिरंगे की भी लाज रखी। गुरुजी आपसे मिलने आए हैं। आते आते देखा ही होगा दिल्ली कैसे जल रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है। अंग्रेज कहते थे कि हम चले जाएं तो तुम लोग एक दूसरे का गला काट लोगे, और आज दुनिया वही देख रही है। दुनिया क्या, पहले हम खुद देख रहे हैं। मुझे बताया गया है कि आपके सर के हाथ अब खून से रंगे हुए। यह असत्य है। हम राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। और आप ही कहिए, हिंदू समाज को संगठित करना कोई अपराध है क्या? यदि कोई हिंदू एक दिशा में बढ़ रहा हो और वो दिशा गलत हो तो उसे रोका जा सकता है। आपको हर व्यक्ति को सावधान करने और सत्य का पक्ष रखने का अधिकार है। आप जनता से एक शांति की अपील लिख दीजिए। देश में सर्वप्रथम आपके शब्दों का ही आदर होता है। आप वरिष्ठ हैं, उचित यही है कि वक्तव्य आप ही निकालें। चाहे तो उसमें मेरी सहमति का उल्लेख कर सकते हैं। बापू, हैदराबाद का मामला अब और नहीं टल सकता। निजाम की जिद बढ़ती जा रही है। हमने बातचीत का हर रास्ता अपना लिया। अब कुछ फैसला लेना पड़ेगा। हर फैसले की एक कीमत होती है सरदार, और हर कीमत किसी न किसी को चुकानी पड़ती है। जवाहर। हाँ बापू। आज मैं गुरुजी से मिला। किसी ने गांधी जी की हत्या कर दी है। पटेल जी और नेहरू जी को तुरंत शोक का तार भेजिए। आदरणीय महात्मा जी के दुखद मृत्यु के निमित्त शोक प्रकट करने के लिए 13 दिनों तक शोक का पालन किया जाए तथा संघ के दैनिक कार्यक्रम स्थगित रखे जाएं। गांधी जी की हत्या ने स्वार्थी सत्ता प्रेमी राजनेताओं के हाथों में अपने विरोधियों को नष्ट करने का हथियार दे दिया, और नेहरू जी की आंखों को तो हमेशा ही संघ खटकता था। तो इसी बहाने गुरुजी पर छल और बल के प्रयोग किए गए। कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं? 302, 307 और 120। चलिए। कांग्रेस को राज सत्ता ने इतना मदमस्त किया था कि वो कानून से खिलवाड़ करने लगी। गुरुजी के हस्तक्षेप के बाद उन पर से धारा 302 और 120 हटाकर सुरक्षा कानून के अंतर्गत 6 महीने के लिए स्थानबद्ध कर दिया गया, और संघ प्रतिबंध की आड़ में 20,000 स्वयंसेवकों को जेलों में ठूस दिया गया। ऐसी अनिश्चित परिस्थितियों में भी गुरुजी ने जेल में सबके साथ विचार प्रचार किया और योग आसन से पूरे जेल को मग्न रखा। और 6 महीने की हिरासत के बाद 6 अगस्त 1948 को उन्हें रिहा कर दिया गया। इतनी खुशी कैसी? संघ पर तो अब भी प्रतिबंध कायम है। हमारे लिए आपका रिहा होना बहुत बड़ी बात है। पर नागपुर से कहीं भी जा नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता। अब मैं नागपुर के ओपन जेल में आ चुका हूँ। गुरुजी राजनीतिक बात नहीं कर सकते, पर पत्र तो लिख सकते हैं। तो नेहरू जी और पटेल जी को पत्र पे पत्र लिखे जा रहे हैं और जनता हमें लिखे जा रही है। महोदय, कुछ कीजिए। घर और दफ्तरों में पत्रों की बारिश हो रही है। सब में एक ही बात है, गुरुजी को क्यों सताया जा रहा है? सभा में, घर में, यहाँ तक कि मेरी बीवी भी यही पूछती है। सारे दफ्तरों में यही हाल है सर। अगर ये जल्दी खत्म नहीं हुआ तो भूल जाइए इलेक्शन में जीतना। बाहर हमारा मजाक उड़ाया जाता है, काले अंग्रेजों के गुलाम कहते हैं। पटेल जी को एक पत्र लिखिए। संजीवी,
Have you found any link of RSS to Gandhiji's assassination? नन सर, संघ का गांधी हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। सरासर झूठ थी वो सारी रिपोर्ट्स। बिल्कुल सही कहते हैं ये। ओपन जेल से भी मुक्त हो गए गुरुजी। अब कहाँ चले? दिल्ली चलते हैं। अब वहीं सीधे आमना सामना होगा और संघ के सारे प्रतिबंध हटवाने पड़ेंगे। अब सरकार को और कितने सबूत चाहिए? आरोप तो सबूतों के आधार पर ही लगाया होगा ना? ऐसा है तो आरोपों को अदालत में सिद्ध करना होगा, नहीं तो सारे प्रतिबंध बिना शर्त हटाने होंगे। गुलवर्कर जी, क्यों ना इस संगठन को कांग्रेस के साथ मिला दिया जाए, फिर आरोप खुद ब खुद। संघ जैसी विशाल निस्वार्थ स्वयंसेवी संगठन की जरूरत सभी राजनीतिक दलों को थी, पर संघ कभी भी व्यक्ति निर्माण के पथ से डिगना नहीं चाहता था। तो अपनी आशाओं को विफल होता देख कांग्रेस ने फिर से एक अनैतिक चाल चली। संघ हमारा कालजयी 1925 में परिकल्पित हो, देश प्रेम का दीप जला, भारत माँ के श्री चरणों में यह संघ स्वरूपी कमल खिला। इसमें इच्छा और मोह नहीं, बस मातृभूमि से प्रेम भरा, हर गली चौक चौपालों में भारत माँ का यशगान करा। शाखाओं में मिलकर प्रतिदिन सीखे हम राष्ट्र प्रेम के ढंग, अपनी संस्कृति पर गर्व करे, निखरे भारत माता के रंग। वाह, हर शब्द में एक रोशनी है। मन करे तो आगे भी लिखते जाइए। नेहरू जी का प्रेम पत्र आया है। कहते हैं कि 24 घंटों के अंदर दिल्ली छोड़कर नागपुर लौट जाओ। सत्ता में बैठकर कांग्रेस ने वही किया जो अंग्रेज करते थे, गुरुजी को बैतूल जैसी भयानक जेल में भेजा। फरवरी 1948 को संघ विसर्जित करने का जो मैंने आदेश दिया था, वो पूर्ण विचार करने के बाद वापस ले रहा हूं और अपना कार्य नित्य अनुसार प्रारंभ करने की आप सबसे प्रार्थना करता हूं। भारत माँ तेरे बच्चे हैं हम, आंचल में तेरे लिया जन्म। कोई आई जो मुश्किल घड़ी, ये जान भी देनी पड़ी, पीछे ना हटेंगे ये कदम। फिर संघ ने ऐसा विशाल सत्याग्रह किया जिसमें 60,000 सत्याग्रही जेल में खुद गए। इतना बड़ा सत्याग्रह इससे पहले कोई नहीं कर पाया था। मैं आरएसएस के भगवा ध्वज के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। आपने अखबार देखे? हमें कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने। सबकी एक ही मांग है, गुरुजी पर अन्याय ढाना बंद करो। जरा सोचो, अब ऐसे गुस्से के माहौल में अगर संघ राजनीति में आया तो हमें बर्बाद कर सकता है। देश के हित में कांग्रेस सरकार ने संघ पर लगाए गए प्रतिबंध को पूर्ण रूप से हटाने का निर्णय लिया है। गुरुजी माधवराव गोलवलकर को कारागार से मुक्त कर दिया गया है और उनके स्वागत में दिल्ली में एक विशाल सभा का आयोजन होने जा रहा है। गुरुजी, कहा जाता है कि आपके प्रचारक पोस्ट कार्ड बिना पते के होते हैं, जिन्हें कहीं भी कभी भी भेजा जा सकता है, हर तरह के संगठनात्मक काम के लिए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक पूर्णकालिक स्वयंसेवक को प्रचारक कहा जाता है। प्रचारक का जीवन ब्रह्मचर्य, समर्पण और निष्ठा पर आधारित होता है। ये वीर युवा अपनी माँ को छोड़कर भारत माँ के लिए जीवन समर्पित कर देते हैं और आमतौर पर जो स्वयंसेवक 3 बड़े प्रशिक्षण शिविर संघ शिक्षा वर्ग पूरे करते हैं, वही प्रचारक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। उनके लिए देश ही उनका परिवार है। वही खाते हैं जो लोग उनके साथ बांटते हैं और जहां लोग उन्हें थोड़ा सोने की जगह देते हैं, वही उनका घर है।
आपके लिए घर की परिभाषा क्या है? ट्रेन का डब्बा, यही तो मेरा घर है। अरे तूने सुना बीबीसी ने गुरुजी के बारे में क्या कहा? क्या कहा? नेहरू और पटेल के बाद कौन? इस प्रश्न का उत्तर वामपंथियों के नेता नहीं, संघ प्रमुख गोलवलकर है। हाँ, वैसे भी सत्याग्रह में गुरुजी तो गांधी जी के आगे ही निकल गए ना। अब तो दुनिया भी मान गई। गुरुजी ने गांधी हत्या के कलंक को गांधी जी के अपने ही अहिंसा और सत्याग्रह के तरीकों से धो दिया है। और साथ साथ कांग्रेस सरकार को भी धो डाला। पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। नेहरू लियाकत समझौता पढ़ा आपने? कश्मीर का विशेष दर्जा बरकरार रखने का निर्णय देखा? भारत से उसकी भारतीयता और राष्ट्रीयता दोनों समाप्त करने की चाल चल रही है कांग्रेस। ऐसा रहा तो देश के फिर से टुकड़े हो सकते हैं गुरुजी। यही सब सोचकर मैंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। तो आगे आप अपनी राजनीति किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? मेरी अष्टसूत्री नीति साफ है। अखंड भारत, पाकिस्तान के साथ पारस्परिकता, समान नागरिक अधिकार, स्वतंत्र विदेश नीति, शरणार्थी पुनर्वास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक एकता, बंगाल की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। श्यामा बाबू, संघ तो नहीं, पर शायद संघ के शक्तिपूर्ण ऊर्जावान व्यक्तियों का राजनीति में नई चेतना फूंकने का समय आ गया है। और कुछ इस तरह 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में जनसंघ की स्थापना हुई। श्यामा बाबू के नेतृत्व में दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधो, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे समर्पित स्वयंसेवक शामिल थे और पार्टी का चिन्ह था मिट्टी का दीपक। कड़ी से कड़ी जोड़ते संघ के इस विभाग को अब इस दीपक की ज्योत से ज्योत जलाकर राजनीति को उज्जवल करना था। उस वक्त भी देश पूरी तरह से आजाद नहीं था। आजादी के परचम के नीचे कुछ हिस्सों पर अभी भी सरकार की नजर नहीं पड़ी थी। सुधीर, काय पिक्चर होता यार? बऱ्याच दिवसानंतर असा पिक्चर बघितला। अरे पिक्चर की बातें छोड़ो, गोवा, दमन, दीव में आज भी हमारी हजारों बीघा जमीन पुर्तगालियों के कब्जे में, उसका सोचो। नेहरू जी के हिसाब से देश 6-7 साल पहले पूरा आजाद हो गया। गोवा, दमन, दीव की आजादी की तो किसी को पड़ी नहीं है। 1954 तक गोवा, दमन और दीव की भूमि पर फनागा यानी पुर्तगालियों का शासन था। ये वो यूरोपीय शक्ति थी जिसने इतिहास में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था और सबसे आखिर तक यहाँ डटे रहे। 170 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने हिंदुओं पर इतने जुल्म ढाए, मंदिर तोड़े, बहन बेटियों पर अत्याचार किए कि उनके सामने अंग्रेज और मुगल भी सत्य जैसे नजर आने लगे थे। पुर्तगाल नाटो संगठन का सदस्य था और इसी नाटो का डर दिखाकर नेहरू सरकार इन इलाकों की यातनाओं को नजरअंदाज करती रही। पर सुधीर फड़के, राजा बाहू वाकड़कर और नाना काजेकर जैसे स्वयंसेवक ने अपने परिवार को दांव पर लगाते हुए इन इलाकों को आजाद करने की ठानी। सुधीर, हमें और लोगों की आवश्यकता होगी। बंदूकें और कारतूस भी लगेंगे। एक दो बंदूकों के भरोसे हम 300 सशस्त्र पुर्तगाली सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर सकते। सही कह रहे राजा भाऊ, पर सबसे पहले चाहिए पैसा। वो कैसे खड़े करेंगे सुधीर? एक उपाय है मेरे पास नाना। दीदी, आपका साथ मिल जाए तो बहुत जल्दी हम पुर्तगालियों को भगा सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। पुणे में एक म्यूजिकल प्रोग्राम का आयोजन कीजिए, उससे पैसे मिलेंगे, वो मेरे मंगेशी मंदिर के नाम से आपके सत्कार्य में अर्पण करूंगी। और हाँ, मैं पीसी साहब को बोल देती हूँ, मेरा नाम बता देना, वे भी साथ आ जाएंगे। माटी पे तेरी जन्म लिया हमने, पिछले जन्म ऐसा कर्म किया हमने। माटी पे तेरी जन्म लिया हमने, पिछले जन्म ऐसा
कर्म किया हमने। आंचल का तेरे हम तो कर्ज चुकाएंगे, सोचेंगे ना एक बारी मर मिट जाएंगे। जिसमें भारत नाम का मोती उस माला को जपना। मुकाबला कड़ा है, अब ताकत से नहीं दिमाग से लड़ने का वक्त आ गया है। चारों तरफ से घेर लो। युग युग जिए ये भारत, युग युग जिए ये भारत अपना। युग युग जिए ये भारत अपना, युग जिए ये भारत अपना। आए हैं जिद ठान के, गर्व से सीना तान के, हमें शहीदों की कसम देंगे बदले बलिदान के। अब जीतने वाले हम नहीं, कोई झुका दे दम नहीं। अंगारों में चल पड़े, अब रुकने वाले हम नहीं। सोच हो, साथ हो, ना धर्म की ना जात की, ना दूरियों की बात हो। ये जज्बा है जो अपनी एकता को संभाल के रखना। युग युग जिए ये भारत अपना। युग युग जिए ये भारत अपना, युग युग जिए। भारत के क्रांतिकारी इतिहास में संघ का सिलवासा अभियान एकमात्र ऐसी लड़ाई है जिसने विदेशियों को मात्र 4-5 महीनों में खदेड़ दिया था। पर अफसोस है कि ये लड़ाई आपसे आज तक छिपाई गई। माटी पे तेरी जन्म लिया हमने, पिछले जन्म ऐसा कर्म किया हमने। लगता है चीन में किसी विनाशक हथियार का परीक्षण हो रहा है। क्या आरएसएस की जासूसी विंग भी आ गई? मेरे स्रोत सिर्फ मेरे स्वयंसेवक हैं और जो हम देख और सुन रहे हैं वो चिंताजनक है। हमें ये हिंदी चीनी भाई भाई का भ्रम जो है ना, बंद करना चाहिए और सुरक्षा को मजबूत करने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। लगता है हर घटना में आरएसएस वालों को कोई काल्पनिक शत्रु दिखता है। मेरी आंखों पर राजनीति का चश्मा नहीं चढ़ा है, इसलिए मुझे साफ दिखता है। गुरुजी की चेतावनी व्यर्थ गई और 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया तो भारतीय सेना के पास जूझने के लिए साहस ज्यादा और साधन कम थे। ऐसे में संघ ने सेना की कुछ व्यवस्थाएं संभाली, अस्पताल खोले, राहत शिविर लगाए और खान पान का प्रबंध किया। हेलो, नमस्ते। आरएसएस कार्यालय? हाँ, क्या सेवा कर सकते हैं? हमारे घायल जवान कल सवेरे दिल्ली पहुंच रहे हैं, पर इलाज के लिए यहाँ किसी भी अस्पताल में इतना खून नहीं है। ब्लड डोनर्स चाहिए अर्जेंटली, वो भी 250 के करीब। हमारी सेना के लिए 250 तो क्या 500 डोनर्स मिलेगी। संघ ने सैनिकों की तरह रणभूमि में तो रक्त नहीं बहाया, पर मौका मिलते ही सैनिकों के लिए रक्तदान का इतिहास जरूर रचा। संघ के सेवा भाव से प्रभावित ब्रिगेडियर ने नेहरू को पत्र लिखा और 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में संघ को पूर्ण गणवेश के साथ मार्च पास्ट में शामिल किया गया। 3000 स्वयं सेवकों की भव्य अनुशासित परेड देखकर संघ के वैरियों को भी आश्चर्य हुआ कि ये स्वयं सेवक ही हैं या फिर स्वयं सैनिक। अभी अभी एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अब हमारे बीच नहीं रहे। नेहरू जी के निधन के बाद अगले 13 दिन तक गुलजारीलाल नंदा ने सरकार का कार्यभार संभाला और फिर लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। कुर्सी की सिलवट सीधी भी नहीं हुई थी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया
और फिर ऐसे नाजुक समय पर आक्रमण कर दिया। इनकलाब की मशाल है, खून में उबाल है फौलाद से खड़े हम वतन की ढाल है। ये जज्बा है जो अपनी एकता को संभाल के रखना। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। ये प्रधानमंत्री कार्यालय से संदेश है। प्रधानमंत्री जी आपसे तुरंत बात करना चाहते हैं, कृपया लाइन पर बने रहिए। आपको संघ का पूरा समर्थन है शास्त्री जी, पर मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूँ। मैं सर्वदलीय बैठक में कैसे आ सकता हूँ? मुझे और देश को इस संकट में आपकी आवश्यकता है। आप कल सुबह तक बॉम्बे पहुंच जाइए। एक विमान वहां आपका इंतजार कर रहा होगा जो आपको दिल्ली ले आएगा। जब पाकिस्तान युद्ध की योजना बना रहा था तब आपकी सेना क्या कर रही थी? आपकी सेना को कुछ पता क्यों नहीं चला? आपकी सेना में जासूस है भी या नहीं? महोदय, पहले ये आपकी सेना बोलना बंद कीजिए। आप क्या अंग्रेज हैं या पाकिस्तानी? भारतीय है ना, तो अपनी सेना कहिए। ये देश हमारा है और सेना किसी और की कैसे हो गई? जो भी हो, बट व्हाट इज द गोल ऑफ दिस वॉर? लड़के क्या हासिल करेंगे हम? हासिल क्या करेंगे? हमारा उद्देश्य सिर्फ संपूर्ण जीत है। शास्त्री जी, संघ राष्ट्र के साथ खड़ा है। जो भी कार्य हमारे लायक होगा उसे हमारे हजारों स्वयंसेवक जी जान से पूरा करेंगे। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आपके कोई मित्र आपसे मिलने आए हैं। मित्र, इतने बरसों बाद अंतर्यामी ने उंगली थामी और चरणों को यहां ला खड़ा किया है। क्या हुआ मित्र? गुरुजी, डॉक्टर को तुरंत बुलाओ। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी अभी एक अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में निधन हो गया है। इंदिरा गांधी चुनाव में विजयी हुई। भारत के इतिहास का वो दौर जब पहली बार एक महिला ने देश की कमान अपने हाथ में ली थी और कुछ ही दिनों में पूर्वी पाकिस्तान में राष्ट्रवाद की आग भड़की। 1971 युद्ध के बादल छा गए। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम ने जन्म लिया। जब बारूद की धूल बैठी तब भारत विजय शंखनाद में गूंज उठा। एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये एक ऐसी जीत थी जिसके बाद किसी भी नेता की हिम्मत नहीं थी कि इंदिरा गांधी के सामने सर उठा सके। देश के कुछ हिस्सों में तनाव का वातावरण है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? इसमें जरूर आरएसएस का हाथ है। इन्हें तो संघ विरोध विरासत में मिला है और पाकिस्तान को हराने के बाद उनकी जो तानाशाही और मनमानी चल रही है ना, वो राष्ट्र और संघ दोनों के लिए अच्छा नहीं है। उन्हें समझाना भी मुश्किल है। सर्वेशाम अविरोधेन। सर्वेशाम? डॉक्टर जी ने मुझसे कहा था, वही बात मैं आपको भी बता रहा हूं। हम विवाद नहीं करेंगे। कोई माने तो ठीक, ना माने तो भी ठीक। सत्य को सहमति की आवश्यकता नहीं होती। आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कर्क रोग में क्या ही महसूस करना। यह अस्पताल का साया शरीर को संभाल लेता है पर मन को नहीं। मैं घर जाना चाहता हूं। आप पहले पूरी तरह से स्वस्थ हो जाइए। अपने स्वयंसेवकों के बीच बैठकर सांस लेना सहज लगता है। यहां बहुत शोर है। देखिए, पांडुरंग पंत जी आए हैं। आप कमंडल तभी दाएं हाथ में रखते हैं जब कोई लंबी यात्रा शुरू होने वाली हो, है ना? लगता है यात्रा का वक्त आ गया है। आप बात कीजिए, मैं बाजारात जाऊन येतो।
देखना आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इन लिफाफों में आगे के निर्देश हैं। आशा करता हूं कि मैंने डॉक्टर जी की अपेक्षाओं को भली भांति पूरा किया। एक मजबूत संगठन छोड़े जा रहा हूं जो आने वाले कठिन समय में और उभर के निखर के आए और राष्ट्र के भविष्य को रोशन करे। शरीर नश्वर तो है ही, कभी ना कभी जाएगा। इसके जाने शेष शव का श्रृंगार आदि बातें विचित्र लगती हैं। वैसे ही संघ का ध्येय और उस ध्येय का दर्शन करने वाले संघ निर्माता इनके अतिरिक्त और किसी व्यक्ति इस नाते से महत्व बढ़ाना, उसका स्मारक बनाना आवश्यक नहीं है। इस दीर्घ काल में मेरे स्वभाव वैचित्र्य के कारण या अनान्य न्यूनताओं के दोषों के कारण अपने अनेक कार्यकर्ताओं को मानसिक दुख हुआ होगा। मैं सबसे करबद्ध क्षमा याचना करता हूँ। मैं ये निर्णय प्रकट कर रहा हूँ कि मेरे शरीर के शांत होने के पश्चात सरसंघ चालक पद का भार सबके परिचित श्री मधुकर दत्तात्रेय देवरस अर्थात पूजनीय बाला साहेब देवरस ग्रहण करेंगे। 1975 की वो अंधेरी रात इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी और संघ को मिटाने की ठान ली। 30 जून को सरसंघचालक बाला साहेब देवरस गिरफ्तार हुए और 4 जुलाई को संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाबा, क्या संघ अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? बेटा, संघ कोई सिनेमा नहीं है कि बंद कर दिया जाएगा या तो कोई दफ्तर जिसमें ताला लग जाएगा। यह एक सोच है। सोच और संस्कार कभी बंद नहीं होते। एक समय तो ऐसा भी आया कि इमरजेंसी के नाम पर जेल में ठूसे गए कैदियों में 80% संघ के स्वयंसेवक थे। पर कांग्रेस ये बात समझ ही नहीं पाई कि संघ कोई नेता या कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार है। ये वो अनुशासन है जो स्वयंसेवकों की रगों में लहू की तरह बहता है। यहाँ भगवा ध्वज है जिसके लिए हर स्वयंसेवक 100 बार बलिदान देने को तैयार है। संघ समय की तरह है, इसको रोका नहीं जा सकता और ना ही डरा धमका कर पीछे किया जा सकता है। जो आज अंधेरे में गुमनाम बैठे हैं, कल वही इतिहास की रोशनी बनेंगे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते। सौ बार चुन लो मर के भी तेरा किया चल सदा, घर हो मेरा हर सांस में है जय मातृभूमि, सपना सदा हर पल मेरा, हर एक कतरा जो मेरा तुझ पे चढ़ा दूं है तेरा, जय भारती सर्वदा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिंदू भूमि सुखं वर्धितोऽहम्। सट्टेबाजी की इससे बेहतर जगह नहीं है, खाता रिचार्ज कराओ।
दाव से पैसे पाओ, मौके का फायदा उठाओ और खुद को अमीर बनाओ, भव्य जीवन पाओ और 1xBet पर दाव लगाओ। आलीशान घर नहीं लेना चाहते क्या, पूरी दुनिया नहीं घूमना चाहते क्या, सपने हो जाते सेट जब साथ हो। 1xBet स्पोर्ट्स बैटिंग ने दिया मुझे रास्ता, हुआ मेरा राजा जैसी जिंदगी से वास्ता। मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो।